दोस्तों सभी को नमस्कार। हम अभी MGTU बॉमन के परिसर में हैं और आज हम स्ट्रेटोस्फेरिक सिस्टम्स के इंजीनियरिंग सेंटर में मेहमान बनकर जा रहे हैं, जहां अर्कादी डिडकोव्स्की हमारे लिए एक भ्रमण कराएंगे और बताएंगे कि वे वहां क्या करते हैं। चलिए चलते हैं। हमारे पास कई बेस पॉइंट्स हैं, ये उनमें से एक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। यहाँ के शेल्स में एक प्रयोगात्मक उत्पादन है, कटिंग, वेल्डिंग और ऑनबोर्ड उपकरण। यहीं पर डिज़ाइन ब्यूरो भी स्थित है। अन्य स्थानों पर हमारे पास धातु उत्पादों के साथ काम होता है, वेल्डिंग, कटिंग, बेंडिंग आदि। और एक परीक्षण स्थल भी है, आइए चलें। यहीं पर सीधे तौर पर वेल्डिंग का कार्य होता है। हाल ही में हमने एक विशेष फिल्म मंगवाई है जो 2 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ी है। ये वास्तव में 5 परतों वाली एक मजबूत फिल्म है। यहीं पर अधिकांश वेल्डिंग ऑपरेशंस संपन्न होते हैं। फिलहाल हमारे पास कई प्रकार की आधुनिक वेल्डिंग मशीनें उपलब्ध हैं। ये एक थर्मो इम्पल्स वेल्डिंग मशीन है। सर्गेई, क्या आप हमें एक वेल्डिंग जॉइंट दिखा सकते हैं? इस मशीन का कार्य सिद्धांत यह है कि एक विशेष पट्टी जो निक्रोम की बनी होती है, अधिक विद्युत करंट के कारण कुछ ही सेकंड में बहुत गर्म हो जाती है। फिर उसके बाद ठंडा करने की प्रक्रिया होती है और इस प्रकार से एक मजबूत और टिकाऊ वेल्डिंग जॉइंट बनता है। यहाँ पर सभी मोड की ताकतें महत्वपूर्ण होती हैं। मोड की गति, गर्म करने की गति, ठंडा करने की गति और अधिकतम तापमान, ये सब कुछ इस मशीन में नियंत्रित किया जा सकता है। यानी 100वें हिस्से तक सेकंड के हिसाब से यहाँ मोड को सेट किया जाता है। इलेक्ट्रोड बदलने की भी सुविधा है, यानी 30 सेंटीमीटर वाले की जगह 1 मीटर लंबा इलेक्ट्रोड लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में 30 मिलीमीटर की चौड़ाई वाले इलेक्ट्रोड बनाए जा रहे हैं, यानी यह 1 मीटर लंबा इलेक्ट्रोड है। तो ये बदलने वाला हिस्सा है। हाँ, टेबल का ये हिस्सा हटाया जा सकता है और यहाँ पर आकृति वाले इलेक्ट्रोड भी लगाए जा सकते हैं। हम कई प्रकार की फिल्मों के साथ काम करते हैं, पॉलीथिलीन फिल्मों और पॉलीयूरीथेन फिल्मों के साथ। यह एक पॉलीइथिलीन फिल्म है जिसमें कई महत्वपूर्ण परतें हैं, जिनमें एक विशेष बैरियर लेयर भी शामिल है। और अब हमारे मुख्य टेक्नोलॉजिस्ट सर्गेई इसका काम करके दिखाएंगे और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दबाव डाला जाता है, जैसे ही ध्वनि संकेत पूरी तरह से समाप्त होता है, हीटिंग भी तुरंत खत्म हो जाता है और फिर इसे ठंडा किया जाता है। इस तरह से एक बहुत ही साफ सुथरी और मजबूत सील बनती है। यानी ये वही सीलिंग मशीनें हैं जो आप आशान में देखते हैं, बस ये उनसे कहीं बेहतर और अधिक उन्नत हैं, थोड़ा अलग और उच्च क्वालिटी में। ये जो सील है इसे ओवरलैप सील कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये अपनी खास और असाधारण मजबूती के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, क्योंकि पूरी ताकत और दबाव सील की सतह पर ही पड़ता है, जिससे ये बहुत ही टिकाऊ और विश्वसनीय बनती है। और इसी के अनुसार जो दबाव आमतौर पर कवरिंग्स पर पड़ता है, वह इस तरह उसे सबसे अच्छे तरीके से पूरा मटेरियल सहन करता है, जिससे डिफेक्ट्स का खतरा कम हो जाता है। इसी तरह अगर मटेरियल ज्यादा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए, हाँ, एक के बाद एक सील दूसरी सील को ओवरलैप करती है, यानी एक के ऊपर एक आती है। मतलब मटेरियल के साथ काम करते समय उनकी वेल्डिंग के गुणों के अनुसार और भी कई तरकीबें होती हैं, जिन्हें हमारे सहयोगी जानते हैं, कर सकते हैं और असल में अब तो वे इसमें माहिर हो गए हैं। ये मशीन हमारे कर्मचारियों, हमारे लड़कों द्वारा यहीं सोची, डिज़ाइन और बनाई गई है। और निकट भविष्य में दूसरी ऐसी मशीन बनाने की योजना है जो पहले से अधिक उन्नत होगी, लेकिन इसके लिए काफ़ी कुछ किया गया है और इसे परिपूर्ण बनाया गया है। ये रही दूसरी मशीन। ये मशीन अब थर्मो इम्पल्स वाली नहीं है, ये भी थर्मल है। यहाँ आप कई जोन देख सकते हैं। ये एक चीनी खरीदी गई मशीन है जिसे संशोधित किया गया है और ये काफ़ी सस्ता विकल्प है। इसमें हीटिंग जोन है, कूलिंग जोन है और फिक्सिंग जोन है। यानी यहाँ पर कई रोलर्स के माध्यम से क्रमिक दबाव डाला जाता है, फिर परफोरेशन होती है और सीधे तौर पर सिलाई बनती है। इस मामले में सिलाई बोट टाइप की है, ओवरलैप वाली नहीं। आप देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। यानी ये 2000 क्यूबिक मीटर की शेल का एक टुकड़ा है। ये ऐसी सिलाई है। ये सिलाई पूरे क्षेत्र में नहीं, बल्कि केवल उस लाइन पर भार सहन करती है जहां यह भार लगाया जाता है। ये सिलाई बड़ी ताकत झेलने के लिए नहीं बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल गैस को अपने आप में बनाए रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2000 क्यूबिक मीटर की शेल है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, शतरंज की तरह जिगजैग में तह की गई है। अभी ये 4 टुकड़ों में है, 2 टुकड़े मशीन पर हैं, 2 टुकड़े स्टोरेज में हैं। लड़के अब आखिरी सिलाइयाँ वेल्ड कर रहे हैं।
क्या आप अलग अलग फिल्में खरीदते हैं और उन्हें किसी तरह से टेस्ट या फिर चेक करते हैं? सारी फिल्में कठोर परीक्षण से गुजरती हैं। फाड़ने का परीक्षण और गैस पारगम्यता का परीक्षण भी किया जाता है। क्या यह सब कुछ यहीं किया जाता है? पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ हम गैस के लिए सीधे तौर पर चेक नहीं करते हैं, हमारे सहयोगी इस कार्य को चेक करते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से फाड़ने की क्षमता के लिए चेक करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एक विशेष 2 अक्षीय कपड़े लोडिंग की मशीन भी है जो दबाव के लोडिंग की सटीक नकल करने की अनुमति प्रदान करती है, क्योंकि जब आवरण को एयरोस्टेट या नई पीढ़ी के एयरशिप के आंतरिक दबाव से पूरी तरह से भरा जाता है तो उस स्थिति में कपड़े पर 2 अक्षीय लोडिंग स्वाभाविक रूप से होती है और हम अपनी एक उन्नत मशीन का उपयोग करके ऐसे लोडिंग के तरीके की सफलतापूर्वक नकल करते हैं। यहाँ ऐसा बहुत ही साफ सुथरा सिलाई वाला जोड़ है, बहुत ही मुलायम। ये 50 माइक्रोन की फिल्म है। जोड़ और सामग्री की सीमा पर भारी लोडिंग के बावजूद कोई दोष नहीं बनता। यानी यह सब हमारे लिए गैस पारगम्यता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, सिर्फ मजबूती के लिए नहीं बल्कि पारगम्यता के लिए भी। यहाँ हम देखते हैं कि ऐसे कोई दोष नहीं बनते। ऐसे सिलाई वाले जोड़ से जटिल और बड़े उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है और उसी के अनुसार वायुरोधी जोड़ प्राप्त किए जा सकते हैं। खुद सामग्री की जांच न केवल सामान्य परिस्थितियों में बल्कि ऋणात्मक तापमानों पर भी की जाती है, यानी -65 डिग्री सेल्सियस पर भी माप किए जाते हैं और गैस पारगम्यता तथा मजबूती दोनों के लिए ये देखा जा सकता है कि इन परिस्थितियों में सामग्री अलग अलग व्यवहार करती है। उदाहरण के लिए पॉलीइथिलीन में हम यह देखते हैं कि खिंचाव का प्रतिशत 465 के बजाय केवल 10-20% ही हो जाता है, जिसका अर्थ है कि वे कम तापमान पर अधिक भंगुर हो जाते हैं। यह तो बिल्कुल अपेक्षित ही है। यह सब वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह सब खोल बनाने से पहले ध्यान से देखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए एक नियंत्रण ब्लॉक है, वही बिजली भी प्रदान करता है। ये है वह रोलर। ये अभी विकास के अंतिम चरण में है, यानी यह पहले से ही वेल्डिंग करता है। सहयोगियों ने इससे कई उत्पाद बनाए हैं, लेकिन उपयोग के दौरान कुछ कमियां पाई गईं। उदाहरण के लिए इस विशेष रोलर की किनारी बहुत ही तेज और नुकीली है। जब खुद सिलाई को अत्यधिक दबाव के साथ दबाया जाता है तो उसमें एक स्पष्ट और अवांछित पतलापन आ जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह पतलापन तनाव का एक महत्वपूर्ण संकेंद्रक बन जाता है, लेकिन वैसे यह रोलर काफ़ी सुविधाजनक और वास्तव में उपयोगी है। हाँ, इसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं जो सीधे तापमान सेंसर और हीटर से जुड़े हुए हैं। रोलर पर टेफ्लॉन की कोटिंग की गई है, यानी इसे पॉलीइथिलीन या पॉलीयूरीथेन से चिपकने से रोकने के लिए किसी भी तरह के एडहेसिव या एंटी एडहेसिव की ज़रूरत नहीं है। यह खुद ही काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे तवे पर होता है। मेज़ पर उत्पाद को आसानी से फैलाया गया, कोई छोटा मोटा मरम्मत कार्य कुशलता से किया गया, या उदाहरण के लिए कोई विशेष आकार की सिलाई करनी हो, ये सब कुछ इस तरह के एक विशेष रोलर से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ऐसे रोलर रूस में मुझे लगता है पिछले 30-40 वर्षों में बिल्कुल भी विकसित नहीं किए गए हैं। ये हमारा ऑनबोर्ड कंप्यूटर है। इस हफ्ते मंगलवार को ही इसने अपनी उड़ान में सफलतापूर्वक परीक्षण दिया था और यह परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। पूरे उड़ान प्रक्रिया के दौरान ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई तक उतरते समय भी हमने हर 10 सेकंड में रेडियो चैनल के माध्यम से उससे लगातार संपर्क बनाए रखा। वह पूरी टेलीमेट्री का एक पैकेट भेजता था। वह दूर से उस सेंसर से डेटा लेता था जो बाहर स्थित था। वह खुद के ढांचे के अंदर का तापमान और दबाव भी मापता था। ये वह ढांचा है जिसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके अलावा उस दिन इतनी तेज़ धूप थी कि बाहर का तापमान -60 डिग्री था, जबकि अंदर का तापमान +43 डिग्री, यानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया था। हमें लगा था कि हीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन असल में तो ये गर्मी कहीं बाहर निकालनी पड़ रही थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेज़ रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप यानी भारी रेडियो डिस्टर्बेंस की स्थिति में भी हमें 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थिर जीपीएस ट्रैक मिल रहा था। यानी यह काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है कि हमारे पास और भी साधन हैं जिससे हम इस ऊंचाई को और बढ़ा सकते हैं। यानी हम डिवाइस के सटीक स्थान को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे ताकि हमें न सिर्फ बैरोमीटर से ऊंचाई पता चले बल्कि उसका वास्तविक स्थान भी मालूम हो सके। अभी उन क्षेत्रों में जहां रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप रैप है, इसमें कुछ खास मुश्किलें आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर आवरण को लपेटने की यह विधि प्रक्रिया की मेहनत को काफ़ी कम कर देती है और काम की गुणवत्ता को बढ़ा देती है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पर ही उपलब्ध होता है। लोगों को कहीं भी भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ
और वह आवरण 30 मीटर लंबा है। उसके लिए 30 मीटर लंबी मेज चाहिए होती और उसके चारों ओर वजन, अतिरिक्त वजन, गाइड्स और बाकी सब कुछ चाहिए होता। हाँ, यानी यहाँ ये सब कुछ सिर्फ 6 या 8 वर्ग मीटर के एक छोटे से क्षेत्र में ही किया जा सकता है। इसी एक ही कमरे में एक साथ 2-3 ऐसे आवरण आसानी से बनाए जा सकते हैं। और उस पर काम करने के लिए 3 लोग ही काफी हैं, या क्या 2 लोग भी कर सकते हैं? 2 लोग कर सकते हैं। 2 लोग भी ये कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक मंजिल आइए, कृपया अंदर आइए। ये एक 40 क्यूबिक मीटर की विशाल गैस आवरण है। ये पिछले 2 हफ्तों से लगातार परीक्षण में है। यानी असल में इसका परीक्षण मुख्य रूप से गैस पारगम्यता के लिए हो रहा है। यानी हमारे पास खुद फिल्म की गैस पारगम्यता के सटीक आंकड़े हैं और सिलाई की गैस पारगम्यता के भी महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन इसके अलावा आवरण पर और भी कई तत्व होते हैं। जैसे ऊपर की तरफ उसमें एक साइड में अपेंडिक्स लगाया जाता है, एक फिलिंग हौज होता है और भी बहुत कुछ। वे अलग अलग सामग्रियों से बने होते हैं और उन्हें अलग अलग तरह से वेल्ड किया जाता है। इसलिए आवरण को एक संपूर्ण उत्पाद के रूप में परीक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षण किए गए, पहले ऊपर गैस हौज के साथ परीक्षण किया गया, फिर उसे सावधानी पूर्वक हटाया गया, दोबारा बांधा गया, फिर से परीक्षण किया गया और अंत में उसे नीचे कर दिया गया। अब परीक्षण का वह महत्वपूर्ण चरण है जब ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर खींचा गया है और वही गैस हौज जो अतिरिक्त हीलियम रिसाव का संभावित स्रोत भी हो सकता है, वह ठीक नीचे है। यानी गैस वास्तव में उसे सीधे छूती नहीं है और अब वहाँ बिना किसी बड़े बदलाव के बस नियमित रूप से रीडिंग ली जाती है और विस्तृत ग्राफ तैयार किया जाता है। यहाँ तैरने की प्रवृत्ति बहुत ही कम है। हमें खास डर नहीं है कि यह अचानक उड़ जाएगा। हम 608, 667 देख रहे हैं। हम कम से कम 2 हफ्ते तक परीक्षण करते हैं। सिद्धांत रूप में 1 हफ्ता भी किया जा सकता है, लेकिन हम अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। यानी पिछले परीक्षण जो हमने गैस पारगम्यता पर किए थे, ये जो लाल है ये ठीक वही भराव हौज है ताकि वह खो ना जाए। वे 1 महीने तक चले। वे हैंगर के अंदर थे और हमने पाया कि हालांकि हैंगर हर तरफ से सूरज से ढका हुआ था, लेकिन तैरने की प्रवृत्ति दिन के समय के अनुसार बहुत बदलती थी, लगभग 2 किलोग्राम तक। इसलिए हम इंफ्रारेड विकिरण से बचने के लिए नीचे तहखाने में चले गए। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है और चूंकि ये ज़मीन के नीचे है, यहाँ तापमान भी काफ़ी स्थिर रहता है। यानी हमें अब दिन रात के ये उतार चढ़ाव दिखाई नहीं देते। हमारे पास एक स्थिर और अपरिवर्तनीय रेखा है, जैसे कि तापमान का एक निश्चित स्तर। हाँ, यहाँ वजन के सटीक मापों के अनुसार ग्रहों की एक व्यवस्थित परेड जैसी स्थिति है। शेल के अंदर शुरू से ही एक सेंसर लगाया गया है, वह स्वायत्त है। ये वास्तव में एक छोटी सी गेंद के रूप में है, जिसमें तापमान, दबाव और यदि आवश्यक हो तो वोल्टेज का सेंसर लगा है और यह यहाँ रिसीविंग स्टेशन पर ऑनलाइन मोड में रीडिंग भेजता है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अभी यहाँ 102.08 किलो पास्कल का दबाव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पिंग को ट्रैक किया जाता है, यानी आखिरी संदेश कितने सेकंड पहले प्राप्त हुआ था। यहाँ हर 5 सेकंड में एक संदेश आता है। यहाँ दिखाया गया है कि SD कार्ड मौजूद है, रिकॉर्डिंग के लिए इसे सेट किया जा सकता है। और यहाँ तापमान 19 डिग्री दर्शाया गया है, यानी तापमान में होने वाले बदलाव भी यहाँ दर्ज किए जाते हैं। एक साथ कई सेंसर जोड़े जा सकते हैं, एक समय में 4 तक। यहाँ SD कार्ड डाला गया है जिससे डेटा के आधार पर ग्राफ बनाए जा सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए अधिकांश डिफरेंशियल मैनोमीटर जिनके साथ हमने काम किया है, सबसे पहले से इसमें बहुत सारे अडेप्टर होते हैं, ट्यूब तक, प्रेशर रिसीवर तक। दूसरी बात, इन डिफरेंशियल मैनोमीटरों में से कुछ खुद ही लीक करते हैं। यानी हमें समझ नहीं आता कि लीक कहाँ से हो रही है, मैनोमीटर से या आवरण से। और जब सेंसर अंदर होता है और सब कुछ रेडियो चैनल के ज़रिए प्राप्त होता है, तो इसे बहुत आसानी से बाहर किया जा सकता है। खासकर जब रिकॉर्डिंग लगातार चल रही हो, तो इसने खुद को बहुत अच्छा साबित किया है। ऐसे कई कंट्रोल पैनल पहले ही बनाए जा चुके हैं। ऐसे ही सेंसर भी 5 हैं और बिल्कुल वैसे ही सेंसर उड़ान के दौरान आवरण के अंदर सावधानी पूर्वक लगाए जाते हैं, ताकि ओवरहीटिंग और अंदर के दबाव की लगातार निगरानी की जा सके। और अगर फिर से ये पूछा जाए तो इस बॉल का यहाँ पर मुख्य और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अभी ये परीक्षण से गुजर रहा है। हम लगातार तकनीकों में सुधार कर रहे हैं। ऐसे बॉल्स पहले भी उड़ चुके हैं, लेकिन वे भारी और महंगे थे। यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें हल्का और सस्ता बनाया जाए। ये बॉल हमारी पिछली वर्षन की तुलना में 2 गुना हल्की है। अभी यह तीसरे दिन परीक्षण में है और दबाव का ग्राफ स्थिर है।
ये पूरी तरह से सील है सामान्य हवा से इसमें दबाव लगभग 3 किलो पास्कल के आसपास होता है। अगर हम इसे शून्य मान लें तो ये बहुत कम दबाव है। कितने क्यूबिक मीटर में आता है? ये 20 क्यूबिक मीटर का है, यानी ये बॉल लगभग 3 मीटर से थोड़ी ज़्यादा, लगभग 3.5 मीटर व्यास की है। और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम ऊंचाई पर टिके रहें, यानी ऊपर ना उड़ जाएं। अगर ऐसी ही कोई खोल को वातावरण में छोड़ दिया जाए तो वह उड़ जाएगी, अपने पूरे आकार तक फैल जाएगी, उसके बाद या तो फट जाएगी या फिर अपने अंदर का गैस छोड़ देगी और नीचे गिर जाएगी। और ये सब 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और इस मामले में ये एक निश्चित ऊंचाई पर इसी खोल की वजह से टिक जाती है, क्योंकि ये ऊपर उठने पर एरोस्टैटिक के कारण वजन बढ़ा लेती है। सब समझ गया। सिर्फ एरोस्टैटिक्स का नियम है, इसी वजह से इसका वजन बढ़ता है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ एक पुलिस फट गया है, ये 10 किलो पास्कल के परीक्षण में हुआ था। और ये जो कैटनरी बेल्ट्स हैं, रोजेट्स वगैरह, इन सभी रोजेट्स को जोड़ने का तरीका और लोड ट्रांसफ़र, इन सब में बहुत बारीकियां हैं जिन्हें समझना और लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में हमें इससे निपटना पड़ा और इसका उचित समाधान भी ढूंढना पड़ा। यहाँ हमारे पास केबी के कुछ परीक्षक हैं जो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कल की उड़ान पर नज़र रखी थी। यहाँ सच कहें तो मुख्य रूप से ये ट्रैजेक्टरी देखिए, अभी अभी ये अपडेट हुई है। मुख्य रूप से यह मॉस्को से आई हुई मशीन की ट्रैजेक्टरी है। हम चकालोवस्की जलाशय के ठीक बाईं ओर उड़ रहे थे। यह शुरुआती बिंदु है और यह लैंडिंग का अंतिम बिंदु है। सैटेलाइट ने लगभग कोई भी सिग्नल बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। अब मैं आपको रेडियो चैनल के माध्यम से खुद पूरी ट्रैजेक्टरी विस्तार से दिखाऊंगा। यह हमारी वर्तमान ऊंचाई है, यानी यह बैरोमीटर के अनुसार हमारी ऊंचाई है और यह जीपीएस के अनुसार हमारी वास्तविक ऊंचाई है। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि एक निश्चित ऊंचाई से हमें जाम करना शुरू कर दिया गया था। यह लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई थी, यानी ये दांतेदार आकृतियां RIP रेडियो इलेक्ट्रॉनिक पदावलिनीय का सामान्य काम है। वह यह जताने की कोशिश करता है, दोस्तों आप गिर रहे हो, जल्दी से नाक ऊपर उठाओ, और इसके बाद ड्रोन स्टॉल की स्थिति में चला जाता है। यहाँ बैरोमीटर के अनुसार सिग्नल ट्रांसमिशन काफ़ी स्थिर था। ये वही ट्रैक है जो हमें जीपीएस ने भेजा था, हमारा ऑनबोर्ड जीपीएस रेडियो चैनल के ज़रिए, और उसके बाद RIP ने उसे घुमाना और बाकी सब शुरू कर दिया। यानी हम अब ठीक नहीं जानते थे कि हम कहाँ हैं, लेकिन वहाँ भविष्यवाणी की सटीकता मुझे लगता है बस आधा किलोमीटर ही थी। ये एक 2 आधारी लोडिंग मशीन है। असल में इस पर लड़के अलग अलग तरह के कई टेप्स भी टेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पर अब हो जाएगा, है ना? हाँ, अब यहाँ किया जा सकता है। ये मशीन भी यहीं बनाई गई है। यहाँ इस जिग में कपड़ा या फिल्म फिक्स की जाती है और फिर ये या तो एक दिशा में या 2 दिशाओं में फटती है। यहाँ टेप भी डाली जा सकती है, मतलब ये इसी तरह से होता है। क्या एक या दोनों दिशाओं में चुना जाता है, यानी एक साथ दोनों तरफ? हाँ, ये प्रक्रिया एक साथ दोनों दिशाओं में सफलतापूर्वक की जा सकती है। यानी ये बस एक सैंपल की थोड़ी अधिक जटिल आकृति है। यहाँ एक सैंपल था जिसे सावधानीपूर्वक फाड़ा गया और उस पर डाली गई कुल लोड को सटीक रूप से मापा गया। ये किस अधिकतम भार तक, अगर ऐसा कहा जाए, माप सकता है, या इसकी क्षमता क्या है? यहाँ थोड़ा ही है, मतलब ये लगभग 5 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर सबसे मजबूत कपड़े जो हम इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पर उनमें फाड़ने की ताकत कई हजार न्यूटन होती है। यानी यह मशीन ऐसी लोडिंग को संभाल सकती है। इस दिशा में आपके निकट भविष्य की क्या योजनाएं हैं? यहाँ आप उड़ानों की विस्तृत योजना देख सकते हैं। ये हमने रोसैव्यात्सिया के साथ मिलकर जून के अंत में लंबी दूरी की उड़ान की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की थी। यानी हमने 2 प्रमुख लॉन्च साइट्स पर विचार किया था, एक वानडेहे में और दूसरी किरजाच में। ये पहले से ही 50 से भी अधिक घंटों का एक लंबा मार्ग है। यहाँ कई विस्तृत क्षेत्र हैं, लेनिनग्राद, इवानोवो, व्लादिमीर, ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। यहाँ हमें अपने उड़ान को हवाई यातायात के लिए खतरा न बने, इसके लिए हमें लगभग 8 उड़ानों को रद्द करना पड़ता। यहाँ गोरकी जलाशय के पास हमें एक ऐसी जगह मिली जहाँ सिद्धांत रूप में उड़ानों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यानी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हवाई मार्ग हैं जो इस विशाल जलाशय के पास की जगह को पूरी तरह से घेरते हैं, और यदि तदनुसार उड़ान उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होती है
तो हम इन मार्गों को प्रभावित नहीं करते। यहाँ बस गोलाकार क्षेत्र नहीं बनता, बल्कि एक त्रिकोण या चतुर्भुज क्षेत्र बनता है। और जहाँ तक 50 घंटे के मार्ग की बात है, तो वे एक दूसरे से बहुत अधिक भिन्न नहीं हैं। यानी यहाँ देखा जा सकता है, यहाँ केवल एक ही है, हाँ, उड़ान का बिंदु। यानी इनकी आकृति एक जैसी है, बस एक मार्ग दूसरे की तुलना में थोड़ा सा खिसका हुआ है। यानी अगले हफ्ते की शुरुआत में हम इस पूर्वानुमान को अपडेट करेंगे और फिर हम विशिष्ट प्रतिबंधों पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए अभी रूस के ऊपर प्रवाह काफ़ी कमज़ोर और धीमा है। यह गति, जो कि बहुत कम है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आदि है, जो सामान्य प्रवाह की तुलना में काफ़ी कम है। ये लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए है, जो कि काफ़ी अधिक है। अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं, तो यहाँ पहले से ही स्थिर पूर्वी प्रवाह है, ठीक पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर हम उदाहरण के लिए सर्दियों के मौसम में चले जाएं, उदाहरण के लिए इस साल का जनवरी महीना देखें, तो इन ऊंचाइयों पर हम एक स्थिर और लगातार बना रहने वाला भंवर देखते हैं, जो पूरी वायुमंडलीय परत में गहराई तक मौजूद रहता है और इसकी गति बहुत अधिक होती है, लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा या 150 मील प्रति घंटा। और लगभग पूरी सर्दी यह स्थिर रहता है। यानी कभी कभी ऐसा घटना कुछ वर्षों में एक बार होती है, जब यह दो ऐसे भंवरों में बंट जाता है और वे तदनुसार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से रहते हैं। लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद ये फिर से एक भंवर में सिमट जाता है और इसके साथ आप उपग्रह की तरह उड़ सकते हैं, लगातार एक ही क्षेत्रों के ऊपर से गुजरते हुए। और अगर ऐसे उपकरण कई हों, तो हम उस क्षेत्र में निरंतर संपर्क बनाए रख सकते हैं या लगातार उसकी प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकते हैं। यानी यह काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। दिलचस्प और शानदार है, क्योंकि इसके लिए महंगी रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, शायद अब यहीं समाप्त करते हैं। मैं आर्कादी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए यह रोचक यात्रा करवाई। ये देखना बहुत दिलचस्प था कि आपके यहाँ सब कुछ कैसे होता है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि यह सब इतने उच्च स्तर पर है। मुझे खुशी है कि आपने वह जगह पाई जहां आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जो आपको रुचिकर है और जो हमारे बड़े साझा कार्य के लिए भी उपयोगी है। फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।